मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं वीर भारती एजुकेशन चैनल। आज हम लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स 2023 का जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर अप किया है। जिन स्टूडेंट्स ने ये मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक में जाकर और मेरे चैनल में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है बच्चों, मूल आवेश किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, पदार्थों में पाए जाने वाले न्यूनतम संभव आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश को भी हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और इस मूल आवेश का जो मान है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये है आपका मूल आवेश किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या लिखा है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या फिर निम्न विभव की ओर गति करेगा और क्यों करेगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो हमेशा याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में हमेशा उच्च विभव की ओर ही गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करते हैं। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर क्या करेगा, गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल होता क्या है बच्चों? तो ऐसी युक्ति, ऐसी डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल का काम ही क्या है बच्चों कि रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेक्लांसी सेल हो गया, आपका डैनियल सेल हो गया, ये सभी कौन से सेल हैं? तो ये है आपके विद्युत सेल। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा लिखा हुआ है उसमें क्या पूछा है, ओम का नियम लिखो एवं धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ओम का नियम क्या है बच्चों? ये हम बचपन मतलब 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V है और उसमें बहने वाली धारा I है, तो नियम अनुसार क्या हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। या अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये V बराबर RI, जहां R जो है बच्चों वो उस चालक का प्रतिरोध है और V उसका विभवांतर है, I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हमने देखा ओम का नियम। अब हम बात करते हैं यहां पर कि ओम के नियम तो हमने बता दिया है, लेकिन धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ क्या होता है। तो बच्चों एक y अक्ष ले लेते हैं हम यहां पर और दूसरा ले लेते हैं x अक्ष। अब यहां पर आ जाएगा 0, एक साइड ले लेंगे हम विभवांतर और दूसरी तरफ ले लेंगे धारा। तो जैसे जैसे विभवांतर और धारा बढ़ेगी बच्चों वैसा वैसा प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस हिसाब से हमने क्या किया, जैसा प्रश्न में पूछा था कि धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए, तो धारा और विभवांतर के मध्य इस प्रकार से हमने क्या खींच लिया है, यहाँ पर ग्राफ खींच लिया है। तो ये था आपका कंप्लीट ओम का नियम क्या है और ओम के नियम के हिसाब से धारा और विभवांतर के मध्य जो ग्राफ था वो भी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सदिश रूप में वायो-सैवर्ट का नियम आप क्या लिखोगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वें का अथवा। क्या लिखा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और चुंबकीय
जो चुंबक है, चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र है, जहां तक आप उसका प्रभाव महसूस कर सकते हो, चुंबक के आसपास का जो जहां तक का क्षेत्र होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन और समझना पड़ेगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गमन करता है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एकदम बंद वक्र बनाती है, इस प्रकार से बंद वक्र बना लेती हैं। इस कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तो ये था राइट आंसर आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सिंपल आप फॉर्मूला क्या लगाओगे बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P लगाओगे। यहां पर आपको पहचानना है V का मान कितना है बच्चों, तो V का मान दिया है आपको 220 वोल्ट, और साथ ही साथ जो पावर है, शक्ति है, शक्ति का मान यहां पर साफ साफ लिखा है, वो कितना लिखा है बच्चों, 200 वाट लिखा हुआ है, और फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है। तो इसमें मान रखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका R बराबर V स्क्वायर, V का मान कितना है हमारे पास 220, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे P का मान कितना दिया है, तो P का मान दिया है बच्चों 200 दिया है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका R बराबर 220 गुणा 220, क्यों करें हैं, क्योंकि 220 की घात 2 है, घात 2 है इसलिए उसको 2 बार लिख लिए, बटा कितना लिखा है आपका 200। क्या होगा बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, दो दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो। अब 11 का गुणा हम 22 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 का 2, फिर हासिल का 2 बचेगा, फिर 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 242 ओम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ आप बता दीजिए कि आपको और कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कमेंट कर दीजिए। आपको नेक्स्ट पार्ट में वैसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जिन्हें पार्ट 1 नहीं देखा है जल्दी से जाकर मेरे चैनल पे जाइए और पार्ट 1 को आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये था आपका एक विद्युत बल्ब जो कि 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तो आपने देखा कि बल्ब का जो प्रतिरोध है वो 242 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना है, आरएमएस धारा ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, फॉर्मूला है आपका P बराबर VI, यानी कि शक्ति पावर बराबर शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका विभवांतर गुणा धारा। ऐसा हम यहां पर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो दिया है आपको V का जो मान दिया है यहां पर दिया है आपको 220 वोल्ट, और जो शक्ति का मान दिया है यानी कि पावर का मान दिया है, P का मान दिया है आपको 200 वाट, और ज्ञात क्या करना है तो वो देख लीजिए। आपको धारा यानी कि I का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाए हमने, तो फॉर्मूला है बच्चों इसका P बराबर V इंटू आई। तो यहां से हमें तो मान किसका निकालना है, I का, तो पक्षांतर किसका करना पड़ेगा, V का। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका राइट फॉर्मूला I बराबर P अपॉन V। हमने क्या किया, I का पक्षांतर P तरफ कर दिया, तो I बराबर क्या आ गया P अपॉन V। अब हम देख रहे हैं I बराबर P का जो मान है, P का मान कितना है बच्चों 200 वाट, और V का जो मान है, V का मान है आपका 220 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 10 बार जाएगा, 2 दहम 20, और ये हो जाएगा 2 11 22। फिर 2 से कटेगा ये 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10,
और बचा 1 दशमलव लगाए 2 पंचे 10। कुल मिलाकर आपका आ रहा है आई बराबर 5/5.5। अब फिर से देखेंगे, इसका दशमलव अगर हम हटा दें तो ये बन जाएगा आपका 50/55, और 50 में 55 का भाग देंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 दहम 50 और 5 11 55, 10/11 आ जाएगा आपका ये, और 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। क्या पूछा है इसमें, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो जो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा है उसको हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या क्या चीजें दी है। सबसे पहले हमें दिया है यहां पर जो विभवांतर है यानी कि वोल्टेज है उसका मान कितना दिया है, 220 वोल्ट दे दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। साथ ही साथ शक्ति यानी कि P का मान दिया है यहां पर कितना, 200 वाट दे दिया गया है, 200 वाट दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा है कि धारा ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या कर लेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लगने वाला है, तो फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों P बराबर होता है आपका V इंटू आई। फॉर्मूला क्या है, शक्ति बराबर विभवांतर गुणा धारा, ये धारा गुणा विभवांतर होता है। शक्ति का फॉर्मूला आपने देखा कि शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा धारा। ये फॉर्मूला लिए, चूंकि इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें मान काहे का निकालना है, धारा यानी कि आई का मान निकालना। आई का मान निकालने के लिए भी का पक्षांतर करेंगे, गुणा की राशि कहां जाती है, भाग में जाती है। इस प्रकार से P अपॉन V बराबर क्या हो जाएगा आपका I, यानी कि I निकालने का जो फॉर्मूला है वो बन गया है P अपॉन V। मान रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका I बराबर, P का मान कितना है बच्चों, तो वो है आपका 200 वाट बटे V का मान कितना है, तो V का मान है 220 वोल्ट। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। सिंपली आपको करना क्या है, I बराबर 20/22। जब 20 में हम 22 का भाग देंगे बच्चों तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका 0.63 एम्पियर। तो ये है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला जो अथवा वाला दिया था। तो कुछ इस प्रकार से हमने दो दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक और बार आप अच्छे से खुद से करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोई क्वेश्चन को करके नहीं देखोगे आगे नहीं बनने वाला है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चन की रेंज पता चल जाएगी कि यार इस सेक्शन से हमारा ये वाला क्वेश्चन आने वाला है और इस सेक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाल पाओगे। जब भी आप बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हो, बेड पे सोने के लिए जा रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए। आप हर दिन एक एक क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको रेंज समझ में आ जाएगी कि इस सेक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका खुद का एक क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का फियर, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं हम। पूछा गया है कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्जुगेट फोकस। तो संयुग्मी फोकस होता क्या है बच्चों, तो हमेशा याद रखिए मुख्य अक्ष पर, जो मुख्य अक्ष है किसी इसकी बात करें, दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें हम, तो मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु का जोड़ा होता है, ऐसे बिंदु का युग्म होता है जिस पर अगर हम, जिस पहले बिंदु पर अगर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दूसरे बिंदु पर बन रहा है। और अगर उल्टा कर रहे हैं हम, अगर दूसरे बिंदु पर हम किसको रख रहे हैं, वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले बिंदु पर। तो इस प्रकार के जो बिंदु युग्म होते हैं, बिंदु के जोड़े होते हैं, इन बिंदु युग्म को ही हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो ये थी कहानी संयुग्मी फोकस की। हमेशा याद रखिए मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिस पर हम पहले बिंदु पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दूसरे बिंदु पर, और दूसरे बिंदु पर अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है पहले बिंदु पर। बिंदु के ऐसे जोड़े को, ऐसे युग्म को ही संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो ये था आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसमें पूछा गया था संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। 9वें का अथवा क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर लिखिए। क्या पूछा है बच्चों, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर लिखिए। तो ये मैं बताने वाला हूं आपको एक स्लाइड के माध्यम से, आप देख लीजिए परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर होता है। तो देखिए ये तो कॉलम दिख रहे हैं आपको, पहली तरफ मैंने दिखाया आपको
अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी तरफ दिखाया है परावर्ती दूरदर्शी। तो बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी में जो है गोलीय विपथन होता है, गोलीय विपथन होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में आपका गोलीय विपथन नहीं होता है। दूसरा जो अंतर है अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में वो ये है बच्चों कि प्रतिबिंब कम चमकीला होता है। जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, कम चमकीला होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा था जिसमें पूछा गया था बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में दो अंतर लिखिए। तो ये दोनों अंतर को आपने देखा अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में। तो ये थी कहानी परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी की। अब हम बात करते हैं बच्चों पुनः क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपका, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बेटा? तो जब किसी धातु पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तथा ये जो पूरी घटना घट रही है इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कितना इजी था बच्चों ये कि जब किसी धातु पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा ये जो पूरी घटना यहाँ पर घट रही है उसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था। वो समीकरण क्या है बेटा? एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। कुछ इस प्रकार से एच न्यू बराबर होता है एच न्यू नॉट या 0 भी बोल सकते हैं, प्लस 1/2 होता है आपका mv² मैक्स। तो कुछ इस प्रकार से आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है जो कि आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 10वें का अथवा क्या कह रहा है कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या होती है, डी ब्रोगली तरंग समीकरण को लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में हमें बताना पड़ता है। तो डी ब्रोगली द्रव्य तरंग क्या होती है? तो याद रखिए प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग भी संलग्न होती है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग भी कहते हैं। ये एकदम राइट आंसर रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो अथवा दिया था, जिसमें पूछा था कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे किसको बोलते हैं। तो इजी वे में हमने समझाया कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, इस तरंग को ही डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। आगे और भी पूछा गया है कि डी ब्रोगली तरंग समीकरण क्या है। तो सिंपल से है बच्चों, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू आपका क्या दिया हुआ है, h/p। ये ध्यान रखिए आप, लैम्डा इक्वल्स टू होता है आपका h/p। ये है आपका डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चों। बोर मॉडल की 2 परिकल्पनाएं लिखिए। जो वैज्ञानिक बोर थे इनने क्या किए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इनने एक अपना खुद का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो वही परमाणु मॉडल के बारे में यहां पर कहा गया है कि बोर के परमाणु मॉडल की 2 परिकल्पनाएं लिखी। तो बोर साहब का कहना क्या हुआ कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती, इस प्रकार से स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती है। ये कैसी होती है बच्चों? वृत्ताकार होती हैं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये हो गई 2 परिकल्पनाएं। एक और परिकल्पना बता रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोर का प्रतिबंध भी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि बोर का प्रतिबंध लिखिए, तो आप ये लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का सरल गुणक होता है, अर्थात mvr इक्वल्स टू nh/ क्या होना चाहिए, 2π होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए बोर का प्रतिबंध भी हो गया और बोर मॉडल की परिकल्पना भी हो गई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का सरल गुणक
होता है। तो ये थी कहानी बोर के मॉडल की, दो परिकल्पनाओं की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जो अथवा दिया है आपका, क्या दिया है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उसका चित्र बस बनाना है। तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल की जो खोज है वो किसने की थी बच्चों, तो रदरफोर्ड ने की थी। वर्तमान जो हम परमाणु के नाभिकीय मॉडल की अगर हम बात करें तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और उसका परमाणु मॉडल का अगर हम चित्र की बात करें तो एक पतली सी सोने की पन्नी लिया था रदरफोर्ड ने इस प्रकार से, और उस पर इस प्रकार से अल्फा कणों की क्या कर दिया था, उनने बौछार कर दिए थे। ये सारे अल्फा कण रहेंगे और ये अल्फा कणों के ने इस पर क्या कर दिए, बौछार कर दिए। तो कुछ अल्फा कण सीधे ही इस प्रकार से, सॉरी एक सेकेंड फिर से बना देता हूं मैं इसको, देख लीजिए क्या किया था, सोने की एक स्वर्ण पत्र लिया उनने, पतली सी पन्नी लिया, उस पतली पन्नी पर अल्फा कणों की उनने क्या कर दिया, बौछार कर दिया। जब अल्फा कणों की बौछार किया तो उनने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा कण हैं ये स्वर्ण पत्र के सीधे क्या चले गए, आर पार चले गए, इस प्रकार से आर पार चले गए। कुछ अल्फा कण जो है वो इससे अपने मार्ग से कैसे हो गए, विचलित हो गए, विक्षेपित हो गए, इस प्रकार से विक्षेपित हो गए। और बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से केवल एक अल्फा कण जो है अपने चलने वाले मार्ग पर पुनः वापस लौटकर आ गया। तो इस प्रकार से आप चित्र को देख सकते हैं बच्चों, ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें आपने कंप्लीट देखा, ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आप हमेशा याद रखिए परमाणु के नाभिक के मॉडल की जो खोज है वो किसने किया था, रदरफोर्ड साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के कोई दो समस्थानिकों के नाम बताना है। तो हमेशा याद रखिए एक ही तत्व के, हमेशा याद रखना एक ही तत्व, हम बात कर लेते हैं यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये 12H और ये आपका 13H और ये आपका 11H, दो तीन परमाणु इस प्रकार से हमने ले लिया। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक पूछा था, हम तीन समस्थानिक बता दे रहे हैं। क्या बोला है बच्चों, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, तो देखिए आप परमाणु क्रमांक तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की एकदम सिंपल डेफिनेशन आपने सुना कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के दो नहीं, तीन समस्थानिक होते हैं बच्चों। एक होता है आपका प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइट्रियम। तो ये हमने हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों को देखा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कवर होता है। अगला क्वेश्चन जो है 12 का अथवा है, क्या पूछा है बच्चों, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो समभारिक क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं किंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 3 में आने वाले हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होते जा रहा है। आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए कैसा लग रहे हैं क्वेश्चन, और क्या क्या चीजें, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।